गुड इवनिंग एवरीवन। आज इंटरनेशनल लॉ को लेक्चर करेंगे। इंटरनेशनल लॉ में एक टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मिस था, अभी हमने कवर नहीं किया था प्रीवियस लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कवर करना है वो है मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल लॉ का जो मेन पर्पस है क्रिएट करने का और इंटरनेशनल लॉ का एग्जिस्टेंस का, वो ये है कि नेशंस के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती हैं जिनकी वजह से वॉर हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद यूएन चार्टर आया और यूनाइटेड नेशन का क्रिएशन हुआ और ऑर्गन्स बने। मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेशनल लॉ का है जो स्टेट्स के बीच में एक पीस क्रिएट किया जा सके, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में वॉर ना हो। वो डिस्प्यूट किस तरह की हो सकती है? वो डिस्प्यूट हो सकती है आपका बाउंड्रीज को लेके, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे कश्मीर का एक बहुत मेजर इशू रहता है। इकोनॉमिक रीजन की वजह से भी डिस्प्यूट हो सकती हैं। जैसे अब सी कॉस्ट है, आपका सी एरियाज हैं, उनको टेरिटोरियो को लेकर डिस्प्यूट हो सकती हैं, किसी लॉ को लेकर डिस्प्यूट हो सकती हैं, फैक्ट्स को लेकर डिस्प्यूट हो सकती हैं। तो किसी भी चीज को लेकर जब डिस्प्यूट होती है नेशंस के बीच में, और पहले के एक ऑप्शन होता था वॉर का, तो वॉर के अलावा क्या सॉल्यूशन है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझें कि सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल लेवल पे जो एक मेन ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस है कि वो आइडेंटिफाई करे उन डिस्प्यूट्स को जिससे इंटरनेशनल पीस डिस्टर्ब हो सकती है। और सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि उस मेजर्स को एम्प्लॉय करे, यूज करे, जिससे कि वो जो डिस्प्यूट्स है वो खत्म हो जाए। तो पहले जो तरीका होता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास रिजॉल्व करने का इशू, कि डिप्लोमेटिक तरीके से किसी, कोई एक नेशन है मान लिया, वो सिक्योरिटी काउंसिल का या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है उसको ब्रीच कर रहा है, या डिस्प्यूट अराइज हो रही है, अनवांटेड वॉर करने की कोशिश कर रहा है, तो इकोनॉमिक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू, उसके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और नेशन के साथ, उसको खत्म करके उस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर जो पीसफुल मेजर्स नहीं होते तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर दी गई है सेक्शन 42 में, आर्टिकल 42 में यूएन चार्टर में, जहां पे सिक्योरिटी काउंसिल फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है एयर फोर्स, सी के थ्रू। अब फोर्स सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी तो होती नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के जो मेंबर्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल को फोर्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन उससे पहले यूएन चार्टर में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है जो मेथड्स बताते हैं कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, पहले कोशिश किया जाए कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। नहीं होगा तो वॉर तो एक लास्ट ऑप्शन है ही। तो चैप्टर 6 में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है आपका एमिकेबल और पीसफुल मीन्स। यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो दो तरह के मेथड्स हैं जिससे सेटलमेंट हो सकता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट, पहला मेथड है एमिकेबल और पीसफुल मीन्स। ये चैप्टर 6 में है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा कंपल्सिव मीन्स है, थोड़े स्ट्रॉन्ग मीन्स हैं, जब प्यार से बात नहीं चल रही तो थोड़ा सा टेढ़ा करके जिस तरीके से कहते हैं, तो वो तरीके हैं, वो चैप्टर 7 में मेंशन है। तो एक एक करके हम समझते हैं पहले चैप्टर 6 में जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको। सबसे पहला है नेगोशिएशन। सबसे प्राइमरी कोई भी डिस्प्यूट होती है, इसको आप ये ना देखिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, पर नॉर्मल भी डिस्प्यूट होती है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? नेगोशिएशन का, कि दो पार्टीज बैठती हैं आपस में, नेगोशिएट करती हैं, भाई ये डिस्प्यूट है, ऐसे ऐसे करके हम मान लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, व्हेन disputant states settle their dispute themselves by discussion or by adjusting their differences, the procedure is called negotiation। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, नेगोशिएशन हम सब समझते हैं। इसका एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है, इंडिया और पाकिस्तान ने अपने जो डिस्प्यूट से सेटल किया था शिमला कॉन्फ्रेंस में 1976 में। शिमला समझौता बहुत फेमस है, हमारे जानते हैं इस चीज को। इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1977 में नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व हुआ डिस्प्यूट। इंडो श्रीलंका के बीच में 1974 को में बाउंड्री से लेकर डिस्प्यूट था, नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है सेटलमेंट का, वो है गुड ऑफिस। गुड ऑफिस क्या होता है? जब दो पार्टीज नेगोशिएशन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उनके रिलेशन इतने खराब हैं कि वो खुद इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर सकते, उनको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पर्सन यानी कि कोई थर्ड कंट्री होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, वो उनको एक
एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएगा, एक स्पेस प्रोवाइड कराएगा कि दोनों पार्टीज आए वहां पर और उसको समझौता करने की कोशिश करें, लेकिन इसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा थर्ड पर्सन का। एक बार यहाँ पे देखते हैं, गुड ऑफिस में अंडरलाइन करें एक बार, कुछ पॉइंट्स में अंडरलाइन करा देता हूँ आपको। The third party may be appointed by the party themselves or by the security council. अब इस चीज को अगर आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन अपॉइंट करेगा, या तो पार्टी खुद किसी थर्ड के पास चले जाए। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का है, इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान और बांग्लादेश का है, वो थर्ड पार्टी अमेरिका को, रशिया को, जापान को, किसी और कंट्री को लेके जाए कि बीच में रख के मीडिएटर बना के उसके थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करे। या तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल पीस डिस्टर्ब हो सकती है, तो इशू सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्ट कर सकती है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे दोनों कंट्रीज जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं वो आके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें एक एग्जांपल है, काफी एग्जांपल है इनफैक्ट। कश्मीर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैक नॉर्टन 1949 में अपॉइंट हुए थे और मिस्टर डिक्सन 1950 में। तो ये हैं कुछ एग्जांपल। ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्टिंग, एक ये है टुगेदर द काउंसलिंग ऑफ एडवाइस, सजेस्टिंग द सेटलमेंट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द नेगोशिएशन। तो गुड ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है और नेगोशिएशन से कि जो थर्ड पर्सन है उसका पार्टिसिपेशन एक्टिव नहीं है। वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है, अपना ऑफिस प्रोवाइड करा रहा है कि आप आओ यहाँ पे बैठो, अलग अलग उनको सजेशन दे सकता है दोनों स्टेट्स को जो डिस्प्यूट में है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो। नेक्स्ट इसके एक स्टेप आगे जाते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट आता है मीडिएशन। मीडिएशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन, जहां गुड्स ऑफिस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था थर्ड पार्टी का, मीडिएशन में थर्ड पार्टी बैठेगी बीच में, दोनों को सुनेगी, दोनों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सजेशन और गाइडेंस जो मीडिएशन देगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। When third party participate in the discussion along with the dispute instrument also give its proposal, suggestion, resolving dispute, it is called mediation. पर ये क्या है, नो बाइंडिंग फोर्स, ये पार्टी से बाइंडिंग नहीं होगा, ये पार्टी से फ्री है कि उसे माने या वो ना माने। मेजरली ये डिफरेंस है गुड ऑफिस में और मीडिएशन में, यानी कि मीडिएशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, गुड ऑफिस में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। एक स्टेप इसमें आगे जाएंगे तो आएगा कंसिलिएशन। कंसिलिएशन से पहले एक चीज हम समझते हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का पर्पस ये है, ये उन डिस्प्यूट्स के लिए है यहाँ डिस्प्यूट फैक्ट्स को लेकर। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें एक कमीशन अपॉइंट होगा, कमीशन उसमें इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स की रियलिटी क्या है, और उन फैक्ट्स पे एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट देगा। तो वहां से पता चलेगा कि फैक्ट्स की क्लैरिटी आएगी कि फैक्ट्स क्या है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये अकेला यूज ना हो, कमीशन की जो रिपोर्ट होगी स्टिल इसके साथ हो सकता है नेगोशिएशन हो। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के साथ बैठ के दोनों पार्टी आपस में नेगोशिएशन करें। ये भी हो सकता है कि वो गुड ऑफिस का हेल्प लें, ये भी हो सकता है कि वो मीडिएशन करें। तो इसके साथ दूसरा जो मेथड है वो भी इसके साथ अटैच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कंसिलिएशन की। मीडिएशन में क्या था कि दोनों पार्टीज को वो सजेस्ट कर रहा है, दो पार्टीज बैठी हैं, उनको सजेस्ट किया कि भाई ये कर लो, ये कर लो। कंसिलिएशन में एक स्टेप आगे है मीडिएशन। कंसिलिएशन में दोनों पार्टी को सजेस्ट भी किया, दोनों पार्टीज की बातों को सुना, दोनों पार्टीज की बात को सुनने के बाद, डिस्प्यूट को समझने के बाद जो कंसिलिएशन है वो अपना प्रपोजल देता है सेटलमेंट का। अपना प्रपोजल देता है, भी मैंने आपकी बात भी सुनी है, आपकी बात भी सुनी है, और दोनों की बात सुनने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो ये डिस्प्यूट इस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है, ये प्रपोजल कंसिलिएटर देगा, ये भी थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कंसिलिएशन भी बाइंडिंग नहीं हो। एक बार आप इन लाइन को पढ़ेंगे, when a dispute is referred to a commission of person to investigate the basis of dispute to make a report containing proposal for settlement. After finding out the fact, the process is known as conciliation, but no binding force on the party. Parties पे conciliation भी binding नहीं होता। इससे एक स्टेप आगे फर्दर हम जब बढ़ते हैं तो आर्बिट्रेशन आता है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में फर्क इतना होता है कि आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड होता है वो बाइंडिंग होता है, ये क्वासी जुडिशियल करेक्टर का होता है आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है जहाँ पे लोग जा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ
परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट नहीं, इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को दोनों पार्टीज म्यूचुअली उसको बना भी सकती है। लेकिन इसमें कुछ बातें, एक तो ये कि बाउंड टू ओबे नहीं है, बाउंड टू ओबे है आर्बिट्रेशन में। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इंपॉर्टेंट, ये बाउंड नहीं है कि वो जाएं उसमें आर्बिट्रेशन में दोनों स्टेट। अगर दोनों स्टेट के बीच में कोई ट्रीटी ऐसी हुई है कि उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। अदरवाइज उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप आर्बिट्रेशन में ही जाओ। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो जो अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड यानी कि जो जजमेंट बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमारे म्युनिसिपल लॉ में, वो अवार्ड जो आर्बिट्रेशन देता है उसको अवार्ड बोला जाता है, ऑर्डर को, जजमेंट को। तो अगर आर्बिट्रेशन जो अवार्ड दे रहा है वो बाइंडिंग फोर्स रखता है। और एक लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर वहां के आपने केस गया और उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया और वो अप्लाई नहीं हुआ, तो जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वही अवार्ड के अप्लाई करने ना करने पे भी, ओबे ना करने पे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आप मशीनरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास तो जा ही सकते हैं, आप यूएन के पास जा सकते हैं। यूएन के दो मेजर ऑर्गन हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकते हैं, जनरल असेंबली में अपना मैटर रख सकते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिकमेंडेशन देगा, जो मेजर्स ले सकते हैं वो मेजर्स लेगा। सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो फोर्सफुल मेजर्स भी ले सकता है, तो उसकी बात को टालना इतना आसान नहीं होता, नो आइडियली। तो वो एक हमारे पास ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं है, वो है एट्थ ऑप्शन, यानी कि जुडिशियल सेटलमेंट। जुडिशियल सेटलमेंट, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेना 8 पॉइंट, जिसमें आएगा जुडिशियल सेटलमेंट, जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे। वहां पे आप डिस्प्यूट को रेज कर सकते हैं और वहां का अवार्ड होगा, जजमेंट होगा, वो एप्लीकेबल होगा। दैट वुड बी द थिंग। अच्छा, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और एक लोकल सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जांपल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट हुआ तो वो जो रेशो डिसिडेंडी होगा, जो रूल लेट डाउन होगा, वो एप्लीकेबल होगा बाकी सभी कोर्ट्स पे, जितनी भी लोअर कोर्ट्स। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होगा वो सिर्फ उन पार्टीज के लिए एप्लीकेबल होगा जो जजमेंट की पार्टी, जो केस की पार्टी। सिमिलर डिस्प्यूट पे अगर सिमिलर जो जजमेंट है वो किसी और पार्टीज के बीच में अगर सिमिलर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, फैक्ट्स को देखकर, सर्कमस्टेंसेस को देखकर दोबारा उस पर जजमेंट होगा। हालांकि ये परस्यूसिव फोर्स रख सकता है कि लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। और इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं भी जिनको कंसीडर करके एज कस्टम के तौर पे बाकी जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको उस तरीके से रिजॉल्व करने लगते हैं, पर वो बाइंडिंग फोर्स नहीं रखते और पार्टीज पे। ये बाइंडिंग होता सिर्फ उन पे जिनके लिए वो डिस्प्यूट पे जजमेंट आया है। तो ये हमारे थे आप अब तक पीसफुल मीन्स जिससे हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब जो सेकंड है, जो चैप्टर 7 यूएन चार्टर में मेंशन है, यहाँ पे चैप्टर 7 मेंशन नहीं है, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेना। कंपल्सिव कोर्सिव मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये है चैप्टर 7 में मेंशन।